गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था। और उसके अलावा हम लोगों ने लैंथेनाइड्स का कुछ प्रॉपर्टीज भी देखा था, जिसमें मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस किया था अपीयरेंस, सेकंड प्रॉपर्टीज मैंने आपसे डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, और फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक जो है उससे ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे बनते हैं और वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली आज वाला भी टॉपिक थोड़ा सा वैसा ही है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम लोग लैंथेनाइड्स में पहला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आज का लेक्चर भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है, बहुत कंसंट्रेट होकर फोकस करने का जरूरत है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जहां तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बात है, तो जो लैंथेनाइड्स होते हैं या एक्टिनाइड्स होते हैं, मतलब जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो या तो डायामैग्नेटिक होंगे या तो पैरामैग्नेटिक होंगे। मतलब जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, वो दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, या तो वो आपके डायामैग्नेटिक होंगे या फिर वो आपके पैरामैग्नेटिक होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ये वर्ड डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहां पर लिख दिया हूं, वैसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से रिपेल हो जाएंगे, मान लो ये मैग्नेट है, तो वैसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से रिपेल हो जाएंगे, तो वैसे सब्सटेंस को डायामैग्नेटिक कहा जाता है। या वैसे सब्सटेंस जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो सब्सटेंस मैग्नेट से रिपल्सन फील करते हो। तो जो भी सब्सटेंस मैग्नेट से रिपेल हो जाए उसे आप डायामैग्नेटिक कहेंगे। और एग्जैक्टली स्टूडेंट, यहां पर दूसरा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो है आपका पैरामैग्नेटिक, और इसके लिए मैंने लिखा हूं वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होता है, सिर्फ अट्रैक्ट बोल के आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे आप पढ़े भी होंगे और फिजिक्स में ये पोर्शन पढ़िएगा कि एक सब्सटेंस होता है फेरोमैग्नेटिक, जो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है। तो अभी हम फेरोमैग्नेटिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं या तो वो डायामैग्नेटिक होगा या तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। मतलब जो एफ ब्लॉक के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो दो ही तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। मतलब या तो वो मैग्नेट से रिपेल हो जाएंगे, इस वर्ड पे फोकस करना, या तो वो मैग्नेट से रिपेल हो जाएंगे या तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, वीकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो मैग्नेट से या तो रिपेल हो जाएंगे या मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मैग्नेट से रिपेल हो जाएंगे तो आप उन्हें डायामैग्नेटिक कहेंगे, और अगर मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट हो जाएंगे तो आप उसे पैरामैग्नेटिक कहेंगे। तो ये था स्टूडेंट आपका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो आप इस बात को कैसे समझेंगे कि जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट से रिपेल होगा? थ्योरेटिकली कैसे चेक करेंगे? प्रैक्टिकली तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, मैग्नेट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर हम लोग देखेंगे कि रिपेल होगा कि अट्रैक्ट होगा। तो प्रैक्टिकली तो इसको देखा जा सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए, जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने सिखा दिया है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप चेक करना, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप कहना कि वैसे सब्सटेंस जो होंगे वो मैग्नेट से रिपेल होंगे या फिर आपका डायामैग्नेटिक होंगे। मतलब उनका कॉन्फ़िगरेशन या तो F0 होगा या तो F14 होगा। अगर F14 भी है, जैसे स्टूडेंट आप जानते होंगे कि F सब सेल कंटेन 7 डिफरेंट ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल में ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। ये तो आप लोग ने छोटे क्लास में, जूनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा ये सब बात आप लोगों ने। तो अगर सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो सारे के सारे पेयर हो जाएंगे। तो आपको ढूंढना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट यहां सारे के सारे आपके यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सब का सब आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब या तो F0 कॉन्फ़िगरेशन है या तो F14 कॉन्फ़िगरेशन है,
तो हम लोग कहेंगे कि वो सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग कहेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है। कॉन्फ़िगरेशन में या तो F1 से लेकर F13 तक का कोई भी नंबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है। इस बात को समझाने के लिए स्टूडेंट आइए हम लोग यहाँ पर 4 एग्जांपल लेते हैं। हम 4 लैंथेनाइड्स यहाँ पर ले लिए हैं, एटॉमिक नंबर 58, 59, 60, 61, सीरियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम एंड प्रोमीथियम। अगर नाम याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको डाया और पैरा सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखना बताए थे तो वहां बताया था कि हम लोग इनर्ट गैस जो लैंथेनाइड के लिए लेते हैं वो आपका जेनॉन लेते हैं। जेनॉन 6s2, आपको याद होगा जेनॉन 4f 5d और 6s ऐसे हम लोग लिख रहे थे। तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन था और सीरियम के लिए 4f में 1 इलेक्ट्रॉन और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो ऐसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब आपको यह भी पता है स्टूडेंट कि लैंथेनाइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, मतलब ट्राईवैलेंट होता है। तो अगर हमें सीरियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ट्राईवैलेंट स्टेज में लिखना है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना होगा। तो हम लोग वहां से लूज करवाना शुरू करते हैं जो सबसे आउटर सेल होता है। और आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल को पहचाना जाता है सेल के वैल्यू से, सेल के बिगेस्ट वैल्यू से। तो 4, 5, 6 में से सबसे बिगर वैल्यू 6 है। तो सबसे पहले इसका मतलब वैलेंस सेल यहां पर 6th सेल है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग 6th सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। टोटल हमें 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो 6th सेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और 5th सेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन सीरियम ने लूज कर दिया। अब आप क्या देख रहे हैं कि F में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब ये नेचर वाइज क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट सेकंड एलिमेंट लेते हैं लैंथेनाइड का, दैट इज प्रेसियोडाइनियम। इसके लिए भी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पता होगा कि सभी लैंथेनाइड में जेनॉन 4f 5d और 6s तो लिखते ही हैं। जेनॉन 4f, चलो पहले मैं ऊपर वाले को कर लेता हूं। हाँ जी, तो जेनॉन का हो गया आपका 54, जेनॉन का 54 हो गया, 2 आपका 56 हो गया और रेस्ट रिमेनिंग आपका F में आता है, 4f में आता है, ये मैं पहले बता चुका हूं। हाँ जी, अब हमें न्यूट्रल स्टेट में नहीं लिखना है, हमें ट्राईवैलेंट स्टेज में लिखना है। तो ट्राईवैलेंट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग 6s से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएं। तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से लूज करवाएं। उसके बाद F से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन और लूज करवाएं। तो F में 3 से घटकर हो गया 2। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे अगर मैं यहां पर F सबसेल बना रहा हूं जिसमें आपका टोटल 7 और वाइटल प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां कह रहा है कि F में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका पेयर्ड नहीं है, मतलब ये अनपेयर्ड है। और अगर अनपेयर्ड होगा तो इसका भी जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। एग्जैक्टली स्टूडेंट, चलो मैं यहां पर आता हूं थर्ड एलिमेंट 61। एक एग्जांपल और लेता हूं, प्रोमीथियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 61। इसके लिए भी अगर मैं लिखूंगा तो जेनॉन 54, उसके बाद मैं लिखूंगा 6s2, उसके बाद 5d और 4f। तो 54 और 2 56, मुझे पूरा करना है 61। तो ये हो जाएगा 4f 5 और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 0। तो 54 और 2 यहां पर हो गया 56 और 56 और 5 हो गया यहां पे आपका 61। मुझे ट्राईवैलेंट स्टेज में लिखना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है। तो 6s से मैं 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दिया और 4f से मैं 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दिया। तो ये हो गया 4f4, 1 2 3 और 4। तो चारों का चारों अनपेयर्ड है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका पैरामैग्नेटिक है। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं स्टूडेंट, दैट इज मैं ले रहा हूं ल्यूटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 71 है। और इसके लिए भी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा जेनॉन, दैट इज 54 और तब उसके बाद आपका 6s2, दैट इज 56 हो गया। उसके बाद आपका रिमेनिंग जो है वो सारा का सारा आपका 4f में आएगा। तो 54 और 2 हो गया आपका यहां पर 56
और 14, ये हो गया आपका 70 और 5d1 चला गया, मतलब हो गया 71। बट मुझे न्यूट्रल स्टेट में नहीं लिखना है, मुझे ट्राई वैलेंट स्टेट में लिखना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना होगा। तो सबसे पहले मैं आउटर सेल से लूज करवाया, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन गया, फिर मैं उससे इनर सेल में गया, 5d से लूज करवाया, तो 5d से लूज करवाया, तो इसका मतलब आपका 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, तो 4f हो गया 14। अब मैं 14 इलेक्ट्रॉन को यहां फिल करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं 14 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कर रहा हूं, आप ध्यान से देखते चलना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। जो सब में एक इलेक्ट्रॉन मैंने पहले फिल कर लिया। अब मैं फिर स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। जब मैं 14 इलेक्ट्रॉन को यहां फिल कर दिया, तो हम लोग यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितने भी 7 ऑर्बिटल हैं, ये सारे के सारे 7 ऑर्बिटल आपका पेयर्ड है, और सबका सब पेयर्ड है, तो इसका मतलब ट्राई वैलेंट स्टेज में ये डायामैग्नेटिक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लैंथेनाइट जो है वो डायामैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि लैंथेनाइट जो होते हैं वो 2 तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। मतलब या तो वो मैग्नेट से रिपेल होंगे, या तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में जो टोटल स्पिन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो नेट स्पिन होगा, जो टोटल स्पिन होगा, वो 0 होगा, और इसीलिए वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो देन it will be repelled by magnet and behave as the diamagnetic substance. But if any single unpaired electron is present, then it will be attracted by magnet, weakly attracted by magnet, and it will behave as the पैरामैग्नेटिक। और डाया और पैरा पहचानने का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका F0 या F14 आता है, तो वो डायामैग्नेटिक होगा, और अगर कॉन्फ़िगरेशन में F1 से लेकर F13 तक आता है, और की जगह आप डैश दे दो, F1 से लेकर F13 तक का कोई भी नंबर आता है, तो आप पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और आप ध्यान देना कि एग्जाम में आपको ट्राई वैलेंट स्टेज दिया है, कि न्यूट्रल स्टेज दिया है, कि डाई वैलेंट स्टेज दिया है, कि टेट्रा वैलेंट, कुछ लैंथेनाइड ऐसे भी होते हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो आप देख लेना, चेक कर लेना कि आपको कौन सा स्टेज दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करना, और तब मैग्नेटिक बिहेवियर, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर को इंडिकेट करना। तो स्टूडेंट, ये था मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप अभी टॉपिक को समझे हैं, तो हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने सभी लैंथेनाइड्स को इंडिकेट कर दिया है, लेकिन न्यूट्रल स्टेट में नहीं किया है, ट्राई वैलेंट कैटायन स्टेज में मैंने किया है। उस ट्राई वैलेंट कैटायन स्टेज में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां लिख दिया है आपको। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F1 हो जाएगा, 4F1 4F2 4F3 4F4 4F5 4F6, ऐसे करके मैं लास्ट तक लिख दिया हूं। तो ये आपको खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर खुद से कैलकुलेट करना होगा। अब मुझे यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। देखो, मैंने यहां से लैंथेनाइड लिखा है, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, सीरियम से ल्यूटेशियम तक। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यहां भी लुट गए। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि F सबसेल जो है, F सबसेल में टोटल 7 डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर F1 है, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। F2 है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। अगर F3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। अगर F4 है, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन फिल किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अगर F5 है, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन को फिल किया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। अगर F6 है, तो 1 2 3 4 5 6, मैं 6 इलेक्ट्रॉन को फिल किया, और आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। तो इस कॉलम में मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लिखते जा रहा हूं। अगर F7 है, तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन को फिल किया, तो इस तरीके से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। अब आते हैं F8, तो मुझे 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 7, और तब मैं ये 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया। तो अब जब मैं 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो देखिए जो फर्स्ट ऑर्बिटल है ये तो पेयर्ड दिख रहा है, लेकिन बाकी जितने भी रिमेनिंग 6 ऑर्बिटल हैं ये आपके अनपेयर्ड है। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर, तो ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अगर F9 है, तो मुझे 9 इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा इस 7 डिफरेंट ऑर्बिटल में। तो कैसे फिल करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
8 और 9। तो क्या देख रहे हैं, 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो पेयर्ड हो गए और रिमेनिंग जो है यहाँ पर 5 ऐसे ऑर्बिटल हैं, f ऑर्बिटल हैं जो अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया वो 5 हो गया। हाँ जी, अब मुझे 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 10 कैसे फिल करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अनपेयर्ड कितने रह गए, 4 रह गए। अगर मुझे F11 फिल करना है तो कैसे हम F11 फिल करेंगे, पहले सब में सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 3 रह गए। अब आता है F12, तो मुझे 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो स्टूडेंट 12 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, तो पहले हम लोग जितने भी 7 डिफरेंट ऑर्बिटल हैं सभी में हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे सेम स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ। लेकिन मुझे भरना है F12, मुझे 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, अभी तक 7 हुआ है। तो उसके बाद मैं अपोजिट स्पिन के साथ भरूंगा 8 9 10 11 और ये 12। तो मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। अगर 13 भरना होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। और अगर 14 फिल करना है तो आओ मैं 14 फिर से फिल करके दिखाता हूं स्टूडेंट। तो चलो मैं यहां पर F सबसे ले रहा हूं जिसमें 7 डिफरेंट ऑर्बिटल मुझे लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और मुझे इसमें 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो पहले हर ऑर्बिटल में मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन रखना होगा सेम स्पिन के साथ। देखो सभी में एरो का इंडिकेशन, एरो का जो हेड है वो ऊपर की तरफ है। पहले सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो अभी तो 7 हुआ लेकिन मुझे 14 भरना है। तो अगली बार फिर हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे अपोजिट स्पिन के साथ, अपोजिट स्पिन के साथ, अपोजिट स्पिन के साथ, अपोजिट स्पिन के साथ। तो 14 इलेक्ट्रॉन को हमने फिल कर दिया और 14 इलेक्ट्रॉन को जब हमने फिल कर दिया तो सारे के सारे ऑर्बिटल आपको पेयर दिख रहे हैं। और अगर पेयर दिख रहे हैं तो इसका मतलब एक भी अनपेयर नहीं है। तो अनपेयर का नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम चल गया, ये मुझे बता रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखकर हम लोग यहां पर मैग्नेटिक नेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक नेचर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक भी अनपेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर आपका एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा तो आपका डायामैग्नेटिक होगा। याद रखने का तरीका क्या है, अगर F0 और आपको F14 दिखेगा तो डाया बोलना, और F1 से लेकर F13 तक का कोई भी नंबर दिखेगा तो उस कंडीशन में पैरा बोलना। तो आप ये बताइए यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाया हुआ कि पैरामैग्नेटिक, तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। फिर यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक। यहां भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, ये भी 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 पैरामैग्नेटिक। क्योंकि सब में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है तो सारा का सारा आपका पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन ध्यान दो आप यहां पर जो लास्ट एलिमेंट है ल्यूटेशियम Lu3+, ट्राईवैलेंट स्टेज में इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इस कंडीशन में सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और ये हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। तो यहां से 3 पॉइंट बताना है स्टूडेंट, वो 3 पॉइंट सुनो क्या है कि लैंथेनाइट्स में अगर लैंथेनाइट्स ट्राईवैलेंट स्टेज में है मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेज में है तो 71 नंबर का एलिमेंट, 71 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट मतलब ल्यूटेशियम जो होगा सिर्फ वही डायामैग्नेटिक होता है। बाकी सारे के सारे सीरियम से लेकर टर्बियम तक जितने भी आपके लैंथेनाइट्स हैं वो सब के सब आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये था फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ 71 नंबर का एलिमेंट जिसका नाम ल्यूटेशियम है वही डायामैग्नेटिक होता है। बाकी 13 जितने भी उसके पहले आने वाले लैंथेनाइट्स हैं वो सब का सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसीलिए पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद स्टूडेंट अगर इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर देख रहे हो तो आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हम सीरियम से गैडोलिनियम तक मूव करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जाता है। फिर हम जब टर्बियम से ल्यूटेशियम तक मूव करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते चला जा रहा है। इसका मतलब यहां से सेकंड पॉइंट हम लोग कंक्लूजन में क्या निकाले कि जैसे जैसे हम सीरियम से गैडोलिनियम तक मूव कर रहे हैं, नंबर यहां से सीरियम से गैडोलिनियम की तरफ मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज कर रहा है।
फिर जब हम टर्बियम से ल्यूटेशियम तक मूव करते हैं, जब हम टर्बियम से ल्यूटेशियम तक मूव करते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते चला जा रहा है, मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है आपका घटते चला जा रहा है। और ल्यूटेशियम ट्राईवैलेंट स्टेज में जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, वो डायामैग्नेटिक होता है। तो अपने कॉपी में आप 4 कॉलम बनाना, यहां पर फर्स्ट कॉलम में लिखना लैंथेनाइड्स इन ट्राईवैलेंट स्टेज, सेकंड में लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड में लिखना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ में लिखना आप इसका मैग्नेटिक नेचर और डाया पैरा को इंडिकेट कर देना। और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में से फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना कि एक्सेप्ट ल्यूटेशियम 3+, all the lanthanides are paramagnetic. Point number 2 में लिखना on moving from cerium 3+ to gadolinium 3+, number of unpaired electron increases and hence the paramagnetic behavior increases. फिर थर्ड पॉइंट पर लिखना स्टूडेंट on moving from terbium to ytterbium, terbium Tb to Yb, terbium to ytterbium, number of unpaired electron decreases and hence the paramagnetic behavior decreases. तो उम्मीद करता हूं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको डाया पैरा मतलब डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैलकुलेट करने आ गया होगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग फिर से एक और लैंथेनाइड्स में प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कलर। एग्जाम में इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंथेनाइड्स कलर्ड क्यों होते हैं। तो देखिए मैं पहले क्या लिखा हूं, लैंथेनाइड्स इन देयर ट्राईवैलेंट स्टेज मे बी कलर्ड और कलरलेस। जितने भी लैंथेनाइड्स हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, 58 से लेकर 71 तक, मैंने उन सभी 14 एलिमेंट का एक कॉमन सिंबल Ln ले लिया है। लैंथेनाइड्स का सिंबल क्या हो गया, Ln। और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करते हैं, +3, इसलिए मैं यहां पर लिख दिया। और मैं क्या लिखा यहां पर कि लैंथेनाइड्स +3 स्टेट में, ट्राईवैलेंट स्टेट में या तो कलर्ड हो सकते हैं या तो कलरलेस हो सकते हैं। तो अगर कलरलेस है फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर वो कलर शो कर रहे हैं, अगर वो डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एग्जिबिटिंग और शोइंग ऑफ दीज डिफरेंट कलर। कलर शो करने के पीछे क्या रीजन है, तो बस एक वर्ड इसको ढूंढ लेना, इसको आप याद रख लेना कि लैंथेनाइड कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि लैंथेनाइड्स में जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन FF ट्रांजिशन शो करता है। अब ये FF ट्रांजिशन क्या है, तो स्टूडेंट ट्रांजिशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये पहला जो F लिखा हुआ है, स्मॉल f लिखा हुआ है, इसका मतलब F ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी। जो दूसरा F लिखा हुआ है इसका मतलब है F ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी। तो लोअर एनर्जी वाले F ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले F ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने के वजह से कलर शो करना, इसी को कहते हैं FF ट्रांजिशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, लोअर एनर्जी वाले F ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले F ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन का मूव करना, ये प्रोसेस कहलाता है FF ट्रांजिशन। और FF ट्रांजिशन की वजह से ही लैंथेनाइड्स के जो मेटल हैं वो ट्राईवैलेंट स्टेज में आपका कलर्ड होते हैं। यूजुअली स्टूडेंट ये टॉपिक तो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में पढ़ना है, बट मैं फिर भी हल्का फुल्का इसका आपको आइडिया आपको दे देता हूं। बहुत डिटेल से मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको एक हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूं। एज वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट, जैसा कि स्टूडेंट हम लोग सभी जानते हैं कि F सबसेल कंटेन्स 7 डिफरेंट ऑर्बिटल। द F सबसेल कंटेन्स 7 डिफरेंट ऑर्बिटल, और उन 7 ऑर्बिटल का नोमेनक्लेचर क्या है, देखिए जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसका नाम FX3, सेकंड वाले का नाम FYQ, थर्ड वाले का नाम FXYZ, फोर्थ वाले का नाम FZQ, फिफ्थ वाले का नाम FXY2Z2, सिक्स्थ वाले का नाम FY X2Z2 और सेवेंथ वाले का नाम FZ X2Y2। नेमिंग याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद अगर आपको नेमिंग रहता है F ऑर्बिटल का तो ज्यादा सर बॉदर होने का जरूरत नहीं है, आप इस प्रोसेस को आप समझिए। तो स्टूडेंट उसमें से जो ये आपका FXQ, ये जो आपका FXQ है, FYQ है और FZQ है, इन 3 ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, इसीलिए मैंने इसे नीचे दिखाया है।
और रिमेनिंग जो 4 ऑर्बिटल हैं दैट इज आपका एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन 4 ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है, इसलिए मैं इसे ऊपर दिखाया हूं। तो 4 ऑर्बिटल जिसका एनर्जी ज्यादा है उसे मैंने कह दिया हाइयर एनर्जी एफ ऑर्बिटल, और 3 एफ ऑर्बिटल जिसका एनर्जी कम है उसे मैंने कह दिया लोअर एनर्जी एफ ऑर्बिटल। तो होता कुछ ऐसा है स्टूडेंट कि जब मैं एफ सबसेल के एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन वहां फिल करूंगा जिसका एनर्जी कम है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका पहले लोअर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया। अब ये अनपेयर्ड है, अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा कि विजिबल लाइट में, आप विजिबल लाइट में तो जानते होंगे स्टूडेंट, द विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर एंड these 7 different color are collectively known as the Vibgyor। और ये जो 7 डिफरेंट कलर विबग्योर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, उसमें से रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, एनर्जी कम होता है। वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है लेकिन एनर्जी ज्यादा होता है। मतलब हर एक कलर के पास एक डेफिनिट पैटर्न, एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो होता कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने लोअर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल में रहता है तो सन से आने वाले विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन के ज्यादा एनर्जी होने के कारण से वो लोअर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल तक पहुंचा तो 0.08 सेकेंड तक वो वही रुकता है। फिर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब ज्यादा हो गया तो वो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने के कारण से या अनस्टेबिलिटी उसका और बढ़ जाने के कारण से वापस अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो वापस हायर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल से मूव करके लोअर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल तक फिर मूव करता है। एनर्जी को गेन करके इनमें से किसी एक कलर को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को गेन किया और लोअर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल से मूव कर हायर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल तक गया। अनस्टेबिलिटी उसका और बढ़ गया तो इसीलिए अपने स्टेबिलिटी को वापस पाने के लिए वो वापस हायर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल तक मूव करने लगता है। और जब वो हायर से लोअर की तरफ मूव करता है तो यहां पर ये अपने एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो जब इलेक्ट्रॉन एफ ट्रांजिशन शो करता है, एफ ट्रांजिशन शो करता है मतलब लोअर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल तक मूव करता है, तो और फिर जब वापस हायर से लोअर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल तक मूव करता है तो कलर इमिट करता है। और इसीलिए जो लैंथेनाइट्स हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज के जो लैंथेनाइट्स हैं वो आपके कलर्ड होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप एफ ट्रांजिशन समझ गए होंगे। तो इसका मतलब मैं फिर से एक बार समझा देता हूं स्टूडेंट, एफ लोअर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल, दूसरा एफ हायर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल, और ट्रांजिशन का मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मूवमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझना बात को, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी एफ ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी एफ ऑर्बिटल बाय एब्सॉर्बिंग ऑफ visible light, this phenomenon or this process is known as the FF transition। जिस लैंथेनाइट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही FF ट्रांजिशन शो करेगा और वो कलर्ड होगा, और जिस लैंथेनाइट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो FF ट्रांस के इलेक्ट्रॉन FF ट्रांजिशन नहीं शो करेंगे और वो कलरलेस होंगे। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, द लैंथेनाइट्स which are paramagnetic, the lanthanides which are paramagnetic or having unpaired electron are colored, and the reason of being colored is F transition। तो उम्मीद करता ओके स्टूडेंट्स, तो कंक्लूसिव पॉइंट क्या मैंने बताया कि लैंथेनाइड्स ट्राइवैलेंट स्टेज में कलर क्यों होते हैं, FF ट्रांजिशन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन FF ट्रांजिशन शो करेगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होंगे तभी कलर्ड होंगे, और अगर डायामैग्नेटिक हो गए तो वो कलरलेस होंगे। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया है कि मैंने 14 लैंथेनाइट्स यहां पर ट्राइवैलेंट स्टेज में इंडिकेट किया है।
देखिए 58 से लेकर 64 तक यहाँ है और 65 से लेकर 71 तक यहाँ है। आप चाहें तो कॉपी में इसे नोट डाउन कर लें। देखो इसमें मैंने कलर भी सबका लिखा है, जरूरी नहीं है कलर याद करना। आप याद करते हो सो एंड सो गुड, नहीं याद करते हो कोई बॉदर होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सीरियम प्रेसोडायमियम, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम यबलू, मैंने सभी को लिख दिया और सभी का मैंने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर इंडिकेट कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो +3 स्टेज में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सीरियम से गैडोलिनियम तक जा रहे हैं तो आपका बढ़ते चला जा रहा है। फिर टर्बियम से जब हम ल्यूटेशियम तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते चला जा रहा है। मतलब पहले क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब पहले पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ रहा है। फिर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहा है, मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर घटते चला जा रहा है। खैर सीरियम, मैंने क्या बोला स्टूडेंट, ध्यान देना, सुनते चलो। सीरियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी कलरलेस होते हैं। ये सोचने वाली बात है, यहां थोड़ा सा हम लोग रुक के सोचेंगे। लेकिन देखो बाकी सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कोई ना कोई यहां पर ये कलर शो कर रहा है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो F से F तक मूव कर रहा है, मतलब लोअर एनर्जी वाले F ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले F ऑर्बिटल तक मूव कर रहा है, और फिर हायर एनर्जी वाले F ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी वाले F ऑर्बिटल तक मूव कर रहा है कलर को इमिट करते हुए, तो वो कलर शो कर रहा है। तो 59 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है वो कौन सा कलर शो किया, ग्रीन। 60 वाला पिंक, 61 एटॉमिक नंबर वाला पिंक येलो, 62 एटॉमिक नंबर वाला येलो, 63 एटॉमिक नंबर वाला पेल पिंक, और गैडोलिनियम जो है वो फिर से कलरलेस है। तो यहां पर सीरियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी कलरलेस है, गैडोलिनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर भी कलरलेस है। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग समझेंगे अभी। फिर देखो स्टूडेंट 65 एटॉमिक नंबर वाले का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कुछ कलर है, 66 एटॉमिक नंबर वाले का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर है, 67, 68, 69, 70, आप 69 तक देखो, 67, 68, 69 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सबका कुछ ना कुछ कलर है। लेकिन 70 वाले का फिर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये कलरलेस है, और ल्यूटेशियम का देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस है। तो यहां से आपको कलर तो खुद से याद रखना है, बट कलर में आप याद रखना कि शुरू में देखो पहले ग्रीन, पिंक, पिंक येलो, येलो पेल पिंक यहां तक था, और फिर देखो यही कलर यहां से पीछे की तरफ रिपीट होगा, पेल पिंक, तब येलो। पेल पिंक का मतलब होता है हल्का, पेल का मतलब होता है हल्का, फिर येलो, फिर देखो पिंक येलो, फिर देखो पिंक, और फिर देखो ग्रीन। तो अगर आपको एक सीरीज का कलर याद होता है तो अगले सीरीज का कलर आपको याद हो जाएगा। अब सुन लो स्टूडेंट, सीरियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन FF ट्रांजिशन नहीं शो करते हैं और इसीलिए वो कलरलेस होते हैं। तो बात आया कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर FF ट्रांजिशन क्यों नहीं शो किया, जस्ट बिकॉज कि जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा था, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था वो विजिबल रीजन का था। तो सीरियम के जो एटम है, सीरियम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सीरियम एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब विजिबल रीजन में रहने वाले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी नहीं होता है कि वो आपका मूवमेंट शो करे। तो विजिबल कलर के लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं शो करता है, इसीलिए सीरियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी कलरलेस होता है। लेकिन हाँ, अगर अल्ट्रावायलेट रेज डाला जाए, अगर इंफ्रारेड रेज डाला जाए तो सीरियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड रेज को ऑब्टेन करके FF ट्रांजिशन शो करते हैं। तो कहने का मतलब सीरियम विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके FF ट्रांजिशन नहीं शो करते, इसीलिए कलरलेस होते हैं। गैडोलिनियम में जो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसमें सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण से वो सिमेट्रिकल स्टेट में होता है, वो स्टेबल स्टेट में होता है, क्योंकि 7 ऑर्बिटल में सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सभी के पास बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो सभी का स्टेबिलिटी एक समान है। तो स्टेबल होने के कारण से, सिमेट्रिकल होने के कारण से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि अब अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएंगे।
तो अनस्टेबल नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए वो FF ट्रांजिशन नहीं शो करता है और इसीलिए गैडोलिनियम जो है वो कलरलेस है। जो रीजन सीरियम का था वही रीजन इट अर्बियम का है कि इट अर्बियम विजिबल रेज को एब्सॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए उसके इलेक्ट्रॉन FF ट्रांजिशन नहीं शो करते हैं और इसीलिए कलरलेस होते हैं। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, ल्यूटेशियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए FF ट्रांजिशन नहीं होता है और कलरलेस होते हैं। लेकिन सीरियम और इट अर्बियम विजिबल रेस को एब्सॉर्ब करने के बाद भी उसका एनर्जी बढ़ता नहीं है और इसीलिए उसके इलेक्ट्रॉन FF ट्रांजिशन नहीं शो करते हैं। तो सीरियम और इट अर्बियम तभी कलर शो करेंगे जब वो इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेस को एब्सॉर्ब करेंगे। बाकी जितने भी हैं 59 से लेकर 69 तक का, 59 से लेकर 69 तक का सारे के सारे जो लैंथेनाइड्स हैं वो ट्राइवैलेंट स्टेज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, FF ट्रांजिशन शो करता है और वो कलर्ड होते हैं। इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। तो आप देख लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर्ड होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कलरलेस होगा, लेकिन एक्सेप्शनली सीरियम और इटर्बियम को छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, दो लैंथेनाइड्स का मैंने सेट बना के लिखा है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स हैव सेम कलर। इनमें से किस जोड़े लैंथेनाइड्स के पास सेम कलर होता है। इधर लिखा हुआ है सीरियम और यहां लिखा हुआ है यूरोपियम, तो सीरियम का तो कलर ही नहीं होता है, तो इस ऑप्शन को देखना ही नहीं है। यहां लिखा हुआ स्टूडेंट आपका देखिए dy3+, यहां ढूंढ लीजिए dy3+ का कलर क्या है, येलो, और Er3+ का ढूंढिए आपका Er3+ कहां है, ये देखिए कलर, क्या इन दोनों का कलर सेम है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसमें आ जाइए यूरोपियम और टर्बियम, देखिए आप यहाँ पर यूरोपियम का कलर देखिए, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पेल पिंक दिखा रहा है, और दूसरा ऑप्शन टर्बियम है, इसका भी कलर देखिए क्या दिखा रहा है, पेल पिंक दिखा रहा है, मतलब यही एक ऐसे लैंथेनाइड्स के पेयर हैं जो सेम कलर के शो कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर Nd3+, इसका कलर पिंक है और Tm3+, इसका कलर ग्रीन है, तो ये भी आपका सेम कलर नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो नीचे वाला जो आपका दो लैंथेनाइड दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स हैव सेम कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स हैव सेम कलर, वो लैंथेनाइड का जोड़ा बताओ जिनका सेम कलर है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका नंबर 3 है। तो उम्मीद करते हैं कलर वाला टॉपिक भी ओके स्टूडेंट्स, तो कि अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के बाद फिर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या करूंगा मैं कि लैंथेनाइड्स को नॉन मेटल के साथ, मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा। लैंथेनाइड का मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, लैंथेनाइड का मैं हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, लैंथेनाइड का मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, लैंथेनाइड का मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, लैंथेनाइड्स का मैं सल्फर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, लैंथेनाइड्स का मैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं स्टूडेंट कि ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, O2-, हैलाइड का सिंबल क्या होता है, X-, नाइट्राइड का सिंबल क्या होता है, N3-, सल्फाइड का सिंबल क्या होता है, S2-, हाइड्रो ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH-, और हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है, H2। और लैंथेनाइड्स को हम लोग क्या लिखते हैं, लैंथेनाइड्स का सिंबल क्या होता है, Ln, और लैंथेनाइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 3+, इसीलिए मैं यहां पर Ln3+ लिखा हूं। अब पहला क्वेश्चन है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब लैंथेनाइड्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, लैंथेनम ऑक्साइड बनेगा। तो लैंथेनम का सिंबल क्या लिया, Ln3+ लिया, ऑक्साइड का सिंबल क्या लिया, O2- लिया, दोनों स्क्रिप्ट को क्रॉस कर दो, तो 3 को क्रॉस करोगे तो ये यहां चला आएगा, 2 को क्रॉस करोगे तो यहां चला आया, और ये क्या बना दिया, लैंथेनम ऑक्साइड बना दिया, लैंथेनम ऑक्साइड बना दिया, हैविंग द फार्मूला Ln2O3। अब इसके जगह पर सीरियम दिया है तो यहां पर तुम सीरियम रख देना, प्रेसियोडाइनियम दिया है तो प्रेसियोडाइनियम रख देना, नियोडाइनियम दिया है तो नियोडाइनियम दिया होगा। जो लैंथेनाइड आपको एग्जाम में लिख के दिया होगा, लैंथेनाइड दिया होगा, आप इस लैंथेनाइड में उस लैंथेनाइड का सिंबल रख देना और फिर आपका आंसर चला आएगा। तो लैंथेनम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लैंथेनम ऑक्साइड बनाएगा। हाँ जी, अब आता है हैलोजन। तो लैंथेनम जब हैलोजन के साथ, या लैंथेनाइड जब लैंथेनाइड, लैंथेनम नहीं बोलेंगे, लैंथेनाइड बोलेंगे, लैंथेनाइड जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हैलाइड बनाएगा। और हैलाइड का क्या फार्मूला होगा, तो देखिए लैंथेनाइड्स के लिए मैंने लिखा Ln3+, और हैलाइड के लिए मैंने क्या लिखा, X-,
और दोनों स्क्रिप्ट को क्रॉस कर दो। जो ऊपर में लिखा होता नंबर उसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, क्रॉस कर दो तो 3 यहां चला आएगा, और जो -1 है ये 1 आपका यहां चला आएगा, तो ये यहां 1 को लिखा नहीं जाता है, तो ये क्या बनाया, ln x3 बनाया। मतलब जब लैंथेनाइट्स को जब आप हेलोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये आपका हैलाइड्स बनाएगा, हैविंग द फॉर्मूला ln x3। उसके बाद एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, तो स्टूडेंट ये तो क्लास 10th में ही हम लोग पढ़े थे, किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद क्या होगा, जब लैंथेनाइट्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, जब कभी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, तो यहां उसी तरीके से लैंथेनाइट को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वही हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। तो उस हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर लिखो आप पहले Ln3+ और हाइड्रो ऑक्साइड ऊपर से लेके आओ OH-, और ये जो ऊपर में लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट है उसको क्रॉस कर दो, तो ये 3 आपका यहां चला आएगा, 3 आपका यहां चला आएगा और 1 आपका यहां चला आएगा, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड हैविंग द फॉर्मूला LnOH3। सल्फर के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, सल्फाइड बनाएगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, Ln3+, और सल्फाइड के लिए H2-, क्रॉस कर दो तो ये 2 आपका यहां चला आया और 3 आपका यहां चला आया, तो ये सल्फाइड बनाया हैविंग द फॉर्मूला Ln2H3। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, नाइट्राइट बनाएगा। फिर उसी तरीके से कैसे फॉर्मूला बनाओगे, Ln3+ आपने यहां से लिखा और नाइट्राइट को आप यहां से लेके आ गए, 3 को यहां लिखे, 3- जो आपका अनायन वाला पार्ट है उसको क्रॉस करके इधर लेफ्ट में लेके आए, और जो आपका कैटायन वाला पार्ट है उसको क्रॉस करके राइट में लेके आओ। अब देखिए दोनों में कॉमन स्क्रिप्ट है तो कॉमन 3 निकाल दीजिए, तो यहां से आपका बन गया LNN, मतलब लैंथेनम नाइट्राइड्स, लैंथेनम सल्फाइड, लैंथेनम हाइड्रो ऑक्साइड, लैंथेनम ऑक्साइड, लैंथेनम हैलाइड, और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो स्टूडेंट ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां मैंने डिफरेंट, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, इसको फिफ्थ मान लो और इसको सिक्स्थ मान लो। तो ये 6 डिफरेंट नॉन मेटल के साथ मैं रिएक्ट करवा के डिफरेंट तरह का कंपाउंड बनाया, और जो भी आपको लैंथेनाइड एग्जाम में दिया हुआ रहेगा उस लैंथेनाइड की जगह पर यहां रख देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अब इस चैप्टर में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, और वो जैक बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने का रिजल्ट, प्रभाव, कंसीक्वेंसेस क्या होता है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं कि नेक्स्ट दिन कल आप इस जो मैं 11th में पढ़ाया था स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दोनों टॉपिक आप पढ़ लेना, तब आपको कल का टॉपिक समझ में आएगा, और कल के बाद हम लोग का F ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा। और स्टूडेंट आज आप लोग का टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो गए होंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, और फिर हम लोग यहां से कल मिलेंगे।